अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के आपके अपने चैनल में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। रज़िया बाट के सफ़रनामे अमरीकी यात्रा में इस वक्त हम आपसे मुखातब हैं। आज पेशे खिदमत है अमरीकी यात्रा की तीसरी किस्त। पिछली किस्तों में मुसन्नफ़ ने बताया है कि उनको किस तरह से अमेरिका से उनकी बहन की तरफ से एक वेडिंग कार्ड मौसूल हुआ और उस शादी में शिरकत के लिए उन्होंने अमेरिका जाने का इरादा किया और वो अपना वीज़ा लगवाने के लिए रावलपिंडी जा चुकी थी और वहाँ पे उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था और उन्हें कहा गया था कि 3 बजे आकर अपना पासपोर्ट ले जाएं। इससे आगे मुलाहिज़ा हो अमरीकी यात्रा एपिसोड 3। उस वक्त 12 बजे थे। अभी काफ़ी लोग अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में लाइन में लगे खड़े थे। सुबह सुबह यहाँ पहुँचने का ये फ़ायदा तो हो गया था कि काम 12 बजे तक निबट गया था, लेकिन अब 3 बजे तक इंतज़ार भी करना था। अब क्या करें? मैंने रुकैया से कहा, 3 साढ़े 3 घंटे यहाँ कैसे गुजारेंगे? और मुझे तो भूख भी लग रही है, यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। रुकैया बोली, यहाँ कोई छोटी मोटी टक शाप ज़रूर होनी चाहिए। इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, चाय छोड़ पानी का बंदोबस्त भी नहीं। गर्मी सर्दी से बचाव के लिए शाम में आने ही लगा दें, बैठने की जगह नहीं। धूप में मेरा तो सर घूम गया। तो फिर अब ये वक्त कैसे गुजारें? टैक्सी लेकर घर चलते हैं, खाना खा के आ जाएंगे। नहीं रुकैया, घर आने जाने में बहुत वक्त लग जाएगा, आते आते देर न हो जाए। तो फिर आप पारा मार्केट चलते हैं, वो करीब ही है। खाना किसी रेस्टोरेंट से खा लेंगे, कुछ दुकानें देख लेंगे, मैंने शूज़ ले लिए हैं। ये ठीक है, टैक्सी तो यहाँ से मिल जाएगी। टैक्सियाँ सड़क पर से मतवातर आ जा रही हैं। हम दोनों पैदल चलती सड़क पर पहुँची। चंद मिनट में ही टैक्सी मिल गई और हम इस्लामाबाद की पुरानी आप पारा मार्केट की तरफ चल गए। हमने 3 घंटे गुजारना थे। सबसे पहले तो हमने एक टेलीफोन बूथ से घर वाहिद को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया। वो बहुत खुश हुआ कि वीज़े का मसला हल हो गया। ये तो अब 3 बजे वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वीज़ा लगा या नहीं। नहीं अप्पा, आपका वीज़ा पक्का लग गया, बस अब आप तो अमेरिका सुधारें। मैं हंस पड़ी। रुकैया ने भी वाहिद से बात की, उसे बताया कि हम लोग देर ही से घर पहुँचेंगे, वो फिक्र ना करें। खैर, हमने खाना खाया, चाय पी, फिर 2-1 जूतों की दुकानें देखी। रुकैया ने कोट शूज़ खरीदे। हम वक्त गुजारने के लिए वैसे ही मार्केट की दुकानें देखते रहे, विंडो शॉपिंग को एंजॉय करते रहे। 3:15 हम फिर वहीं पहुंच चुके थे। अब सुबह की तरह भीड़ भाड़ नहीं थी, सिर्फ वही लोग आए थे जिन्हें 3 बजे बुलाया गया था, यानी जिन्हें वीज़ा मिल रहा था। ये लोग बहुत खुश थे। 3-4 नौजवान स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें वीज़ा मिल रहा था। उनकी खुशी तो दीदनी थी। मुझे वो खूबसूरत सी लड़की जिसके साथ कोई 1.5 साल का बच्चा भी था नहीं भूलती। उसके माँ बाप भी साथ थे। वो सब कितने खुश थे बता नहीं सकती। माँ बार बार बेटी का माथा चूम रही थी, बाप सर पर हाथ फेर फेर कर दुआएं दे रहा था। लड़की कभी हंसती थी और कभी रोने लगती। मैं और रुकैया उनके करीब गए और उनसे बातें करने लगे। पता चला कि लड़की की शादी को तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके हैं। शादी के 1 माह बाद उसका शौहर अमेरिका चला गया था। इसे अब तक वीज़ा नहीं मिला था, ना ही शौहर वापस आ सका था। इस दफ़ा उसकी किस्मत की यावरी थी जो वीज़ा मिल गया था। मेरे बेटे ने अपने बाबा को अभी तक नहीं देखा, ना ही उन्होंने अपने बेटे को देखा है। अब उसकी आवाज़ फरते जज्बात से पर्रा गई थी। माँ ने उसे गले से लगाकर प्यार करते हुए कहा, शुक्र है मेरी बेटी के इंतज़ार के दिन ख़त्म हो गए। अब ये अपने घर, अपने शौहर और बच्चे के साथ रहेगी। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। एक दरख्त के नीचे 2 उम्र रसीदा मियाँ बीवी बैठे कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे। उनका बेटा अमेरिका में था और 5 साल से माँ बाप को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। अब ये कोशिश बराबर हुई थी। उन दोनों को वीज़ा मिल रहा था। 5 साल बाद अपने इकलौते बेटे से मिलने के तसव्वुर ही से वो सरशार हो रहे थे। मेरा तो ऐसा कोई मसला न था। वीज़ा मिल गया तो खुशी हुई, ना मिलता तो फिक्र की बात ना थी। लेकिन जिन लोगों की ज़रूरतें थीं उन्हें वीज़ा मिल रहा था तो उनकी खुशियाँ दीदनी थी। कोई 4:30 बजे के करीब मैं अपना पासपोर्ट लेकर बाहर आई। रुकैया मुझसे लिपट गई
मुबारकबाद दी। चलें, आप तो अमेरिका पहुंच ही जाएंगे, अब तुम्हारा भी लग जाएगा इंशाल्लाह। खुदा करे हम जितने लोग साइमा की शादी में शिरकत के मुतमन्नी हैं सबका वीज़ा लग जाए, आमीन। शेमों के यहाँ सब इकट्ठे होंगे, मज़ा आएगा वाकई। बातें करती हम फिर सड़क तक आई, टैक्सी ली और घर आ गए। मेरा 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लगा था। रात खालिद भी आ गया, वीज़ा लगने की मुबारकबाद दी, फिर पासपोर्ट देखकर बोला, आपा आपका तो मल्टीपल वीज़ा लगा है 1 साल का, आप दोबारा भी जा सकती हैं। एक बार हुआ हूँ, ये भी गनीमत है। चलें भाभी, अब आप भी पासपोर्ट बनवाएं, उसने रुकैया से कहा। 1 हफ्ते में बना लूँगा, वाहिद ने कहा। पुराना पासपोर्ट भी साथ लगा देना, खालिद बोला। वो सब कर लूँगा, उसने कहा। बस इन सब के वीज़े लग जाएं तो मैं टिकट खरीद लूँगा, खालिद बोला। नसीमी भी चंद दिनों तक वीज़े के लिए आ रही है, गुड्डी और अहमद भी, वाहिद ने कहा। अहमद का मामला मशकूक है, डॉक्टर्स को वीज़ा मिलना आसान नहीं, ख़ासकर यंग डॉक्टर्स को। अभी इसी साल तो वो डॉक्टर बना है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। साइमा की शादी के सिलसिले में वो भी निकल जाए। हाँ, किस्मत की बात है, वो माशाल्लाह बहुत लकी है। कुछ देर हम बातें करते रहे, फिर खालिद चला गया और हम भी बिस्तरों में पड़ गए। रुकैया और मैं सारे दिन के थके हारे थे। दूसरे दिन मैं लाहौर वापस आ गई। मेरा वीज़ा लगने की खबर तो पिंडी से वाहिद ने उनको फ़ोन पर दे दी थी। सब बहुत खुश थे। नसीमी की वीज़ा भी लग गया और गुड्डी और अहमद का भी। अहमद का वीज़ा लगने की सबको बहुत खुशी हुई। अब सब तैयारियों में लग गए। न्यू जर्सी में उन दिनों काफ़ी सर्दी थी, बर्फ़बारी भी नवंबर दिसंबर में होती थी, इसलिए गर्म कपड़े साथ ले जाना थे। शादी के लिए रेशमी कपड़े भी दरकार थे, फिर वहाँ साइमा के लिए तोहफे भी लेकर जाना थे। इसके अलावा भी जिन जिन के यहाँ जाना था कोई ना कोई तोहफा तो ले जाना ही था। बुशरा न्यू जर्सी में थी, मेरी बहुत प्यारी नवासी और बहुत ही अच्छी दोस्त। नवंबर के आखिर में उसके बच्चा भी ड्यू था। और फिर दूसरी नवासी रेशम भी अमेरिका में थी। इसे मिले तो 2-2.5 साल हो गए थे। बुशरा की तरह वो भी मेरी जिगरी दोस्त थी। मेरी 4 नवासियाँ हैं, लेकिन उनसे नानी के रिश्ते से कहीं प्यारा दोस्ती का रिश्ता है। और भी भांजियाँ भतीजियाँ थी वहाँ थी, इसलिए छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ तो इन्हें भी देना थी। मैंने पहले तो अपना बैंक बैलेंस देखा, हिसाब लगाया कि मैं कुल कितना खर्च करने की मुतहम्मल हूँ। बेहिसाब खर्च नहीं कर सकती थी। बहरहाल तोहफे तोहफ़े खरीदने के लिए रकम अलग की और साथ ले जाने के लिए डॉलर खरीदने के लिए अलग। गुड्डी और मैं तोहफ़े खरीदने के लिए इकट्ठे ही बाजार गए। शेमों ने तो मना कर दिया था कि कोई चीज़ ना लाई जाए। अमेरिका में हर चीज़ मिलती है, हर मुल्क की स्पेशलिस्टी वहाँ हर रंग में मौजूद है। लेकिन ये बात अपनी जगह, हमने अपने दस्तूर और रिवाज के मुताबिक तो कुछ ना कुछ लेना ही था, सिर्फ साइमा ही के लिए नहीं, औरों के लिए भी। सो हम दोनों ने 2-4 दफ़ा बाज़ारों के चक्कर लगाए और हस्बे हैसियत तोहफे तोहफ़े खरीद लिए। हमारी तैयारियां चंद ही दिनों में मुकम्मल हो गई। खालिद ने खुद तो शादी से चंद दिन पहले ही जाना था, क्योंकि वो चंद माह पहले अमेरिका से हो आया था। हमारी सीटें दिसंबर के अवाइल की हुई। नसीमी और मेरी सीटें कुवैत एयरवेज़ की फ़्लाइट पर बुक हुई। गुड्डी और अहमद अपने किसी ज़ाती काम की वजह से चंद दिन बाद आने वाले थे। वैसे उनकी सीटें भी PIA में ना मिली और कुवैत एयरवेज़ ही की हुई। मैं और नसीमी ने 1 दिसंबर को लाहौर से फ्लाई करना था, लेकिन ऐन वक्त पर मुझे 1 हफ्ते के लिए रुकना पड़ा। नसीमी अकेली चली गई। मैंने खालिद को सीट की तब्दीली के लिए टिकट वापस भेजा। शुक्र की बात कि 6 तारीख की सीट मिल गई। सिर्फ एक ही सीट खाली थी, पूरा जहाज़ पहले से बुक था। सीट तो मिल गई, तैयारी भी मुकम्मल थी। सर्दी के पेश नज़र गर्म कपड़े, कोट, स्वेटर, शालें भी रख ली थी। एक मुसाफिर 2 सूटकेस जिनका वज़न 60 किलो तक हो अपने साथ ले जा सकता था। वज़न का भी मसला न था। मैंने पर्स के अलावा एक बड़ा हैंड बैग भी साथ ले लिया। इसमें भी काफ़ी चीज़ें ठूंसी थी। कोट बाजू पर डालना था। फर का खूबसूरत कोट मैंने अपनी बेटी फरी से उतार लिया था। लाहौर में तो कोट पहनने की सर्दियों में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए मेरे पास कोट था ही नहीं। फरी सऊदी अरब से अपने लिए 2-3 कोट लाई हुई थी। वो मरी और एबटाबाद पोस्टिंग के दौरान चंद साल रही थी। ये कोट काम आ गए थे। फर का कोट मुझे भी फंसा कर आ गया। साथ ले जाना ज़रूरी था कि दिसंबर का महीना था
और न्यू जर्सी में दर्जा हरारत कई दफ़ा मनफी में भी चला जाता था। बर्फबारी भी होती थी। बहरहाल फरी के कोर्ट ने मसला हल कर दिया। चीज़ें तो सब तैयार थी, लेकिन अब मुझे अकेले अमेरिका जाना था। कुवैत एयरवेज का जहाज़ सीधा अमेरिका नहीं जाता था, हमें कुवैत से दूसरा जहाज़ लेना था। बस डर इसी से लग रहा था कि अकेली जा रही हूँ, जहाज़ बदलना पड़ेगा, दियारे गैर, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। 6 दिसंबर को मैं लाहौर एयरपोर्ट पर थी। बेटियाँ और दामाद नईम एयरपोर्ट पर छोड़ने आए हुए थे। उन दिनों फरी और नईम मेरे यहाँ ही रह रहे थे, क्योंकि 1 साल पहले भट्ट साहब फौत हो गए थे और मैं अकेली रह गई थी। मैं बज़ाहिर बड़ी हौसलामंद नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से दिल डोल रहा था। फ़्लाइट सीधी अमेरिका जाना होती तो कोई बात ना थी, लेकिन ये जो कुवैत पर जहाज़ बदलना, वहाँ घंटा भर रुकना था, टेढ़ा मामला था। अंदरूनी मुल्क तो मैंने पेशावर से लेकर कराची तक काफ़ी अकेले से हवाई सफ़र किए थे, लेकिन बैरून मुल्क अकेले जाने का ये पहला इत्तेफाक था। 2 दफ़ा उम्रे के लिए गई थी, लेकिन दोनों दफ़ा अपनों का काफिला साथ था। अब खैर जाना तो था ही। फ़्लाइट सुबह 5 बजे जाना थी, लेकिन बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर 2-2.5 घंटे पहले पहुंचना होता है। चुनाचे हम लोग भी रात के तकरीबन 2:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे, सामान ट्राली पर रखा और मैं सबसे मिलकर अलविदा कहते हुए चेक इन हो गई। उन दिनों लाहौर एयरपोर्ट की रिनोवेशन हो रही थी। टिकट और सामान बुक कराने के लिए अभी वही पहले वाला हाई हाल था, लाउंज भी वही था। उन दिनों सिर्फ बैरून मुल्क के मुसाफिरों वाला लाउंज ज़ेर तामीर था। मैं उसी तरफ चल दी। मैंने काउंटर पर जाकर टिकट दिखाया। यहाँ सामान भी चेक होना था। मेरे दोनों सूटकेस इतने भरे हुए थे कि उन्हें खोलकर फिर बंद करना इंतहाई मुश्किल में रहा था। मैंने चेक करने वाले ऑफिसर और उसके साथ खड़ी अमले की औरत से कहा, मेरा सामान अलार्म गेट से गुजर चुका है, मशीन से भी चेक हो चुका है, अब आपने क्या चेक करना है? बीबी, कस्टम ऑफिसर बोला, ये हमारी ड्यूटी है, आपका सामान खुलेगा। तो फिर एक बात सुनिए। जी, बेशक सामान खोलिए, एक एक चीज़ देखिए, लेकिन ये सामान फिर बंद भी आप ही करेंगे। मुझसे तो ये काम दोबारा नहीं हो सकेगा। वो मुस्कुराने लगा। इतने में दूसरे काउंटर से एक खातून जो मेरी तरफ मुसलसल देख रही थी उधर आई और बोली, आप रज़िया भट्ट हैं? जी, मैंने आहिस्तगी से कहा। जुल्फ़कार आपके दामाद हैं? जी हाँ, कराची में हैं, PIA के परचेज ऑफिसर हैं। मैं जानती हूँ। फिर उसने ऑफिसर से कहा, ये बहुत मारूफ राइटर रज़िया भट्ट हैं। उसने सर हिलाया, साथ खड़ी खातून की तरफ देखा। वो मुस्करा कर बोली, चलिए आपका सामान नहीं खोलते। शुक्रिया। मैं अब मुस्करा कर बोली, बेशक खोल लीजिए, लेकिन मेरी शर्त है कि बंद भी आपको ही करना पड़ेगा। यूँ चेकिंग का मामला ख़त्म हो गया। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जो मैं चेकिंग से घबराती। घबराहट तो सिर्फ थी कि सूटकेसों के पेटों में ठोंसा सामान एक दफ़ा बिखर गया तो समेटेगा कौन। अब सामान बुकिंग के लिए दूसरे काउंटर पर जाना था। दोनों बक्स बुक करके मुझे रसीद दे दी गई। मैंने शुक्रिया अदा किया। बोर्डिंग कार्ड भी यहीं से मिला। अब 2-3 मुसाफिर और भी आ गए थे। एक आदमी के सूटकेस तो चेकिंग करने वाले ने पूरे के पूरे काउंटर पर बिखेर दिए थे। बेचारा परेशान हो होकर उनको देख रहा था। कस्टम वाले एक एक चीज़ चेक कर रहे थे। एक दूसरी खातून का सामान भी इसी तरह चेक हुआ। हाँ, एक नया शादीशुदा जोड़ा आया। उन्होंने ऑफिसर से हाथ मिलाया। शायद दोनों एक दूसरे को जानते थे। उनका सामान बुकिंग के काउंटर पर मेरे सामान की तरफ बगैर चेक किए ही भेज दिया गया। सामान में कोई मशकूक चीज़ होने का इम्कान नहीं था, क्योंकि चेक इन होते ही सामान जब बैलेट से गुजरता है तो फिर आलात से चेक होता है, तो फिर पता चल जाता है कि सामान मशकूक है या नहीं। फिर भी अच्छी बात, ड्यूटी की सही अदायगी बुरी बात नहीं। बेअसूली हम लोग अपनी सहल पसंदी की वजह से करते हैं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास भी हुआ। हम जैसे लोग भी जब अपनी सहूलत के लिए कानून का रुख मोड़ लेते हैं तो फिर दूसरे लोगों को निशाना बनाने का हमें हक नहीं पहुंचता। जहाज़ रनवे पर तैयार खड़ा था। उस लाउंज में हमें ज़्यादा देर ठहरना न पड़ा। मैं एक बाजू पर कोट डाले, दूसरे हाथ से बड़ा सा बैग उठाए, हैंड बैग कंधे पर लटकाए जहाज़ तक जा पहुंची। बोर्डिंग कार्ड की लाउंज से बाहर निकलते ही और जहाज़ में सवार होने से पहले चेकिंग हुई। 4:45 बजे मैं जहाज़ के अंदर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। कुवैत हमने कोई 10 बजे पहुंचना था, लेकिन हम चूंकि मशरिक से मगरिब की तरफ सफ़र करने वाले थे, सूरज का सफ़र भी इसी तरफ था, इसलिए टाइम का फ़र्क पड़ जाता था। मैंने
बड़ा बैग सीट के ऊपर वाले कैबिनेट में रखा, बटुआ निकालकर गोद में रखा, कोई कोट सीट के पुष्ट पर डाल दिया। लाउंज से जहाज तक आते ठंड लगी थी, लेकिन अब जहाज खासा कोजी था। चंद मिनटों में सर्दी का एहसास खत्म हो गया। मुसाफिर भी काफ़ी आ गए थे।